स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैंने जो है आपको मनोविज्ञान से परिचय कराया। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं वह लोग जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अमूमन मानिए तो आप सभी लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद में लगातार लगे हुए हैं। मनोविज्ञान के वीडियो को देख करके आपने समझ लिया होगा कि कोई चीज कठिन नहीं है, केवल और केवल आपको मेहनत करनी है और मेहनत के आगे हर कुछ आपके सामने झुकती हुई नजर आएगी। उसी कड़ी में आज हम जो है पहुंच चुके हैं हिंदी के सेगमेंट पर। मैंने 10 वीडियो लगातार मनोविज्ञान पर दिया था। आप लोगों ने मनोविज्ञान पर हमें जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट दिया, हम उसके हृदय से आभारी हैं और कहीं ना कहीं मुझे यह विश्वास होता है कि आपको भी हमसे ज्यादा जरूर लाभ हुआ होगा। इसी कड़ी में आज हिंदी के सेगमेंट को तैयार करते हैं और आपके बीच लाने का प्रयास करते हैं। हिंदी को आप समझिएगा कैसे होती है हिंदी, और आखिर किस तरीके से हिंदी पढ़ें कि पूरे धरती पर कोई भी एग्जाम हो हिंदी का एक भी क्वेश्चन हमसे न छूटे। ठीक है, एकदम टारगेटेड पढ़ाई करनी चाहिए। बुक में आप देखेंगे तो उस तरीके के टारगेटेड आप नहीं हो पाते हैं बुक से पढ़ाई करने के बाद। हम तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक बता देते हैं, लेकिन उस तरीके से आप टारगेटेड नहीं हो पाते हैं जैसे आपको टारगेटेड। आइए हम आज शुरू करते हैं। जब हिंदी की शुरुआत होती है तो हिंदी की शुरुआत किससे होती है? वर्ड से होती है। एक व्यक्ति के मुख से निकलने वाली ध्वनि से वर्ड की शुरुआत होती है, हिंदी की शुरुआत होती है। और बिल्कुल शून्य से हम समझने का प्रयास करते हैं। पीछे आपको 60 नोट्स दिया गया है, इस 60 नोट्स को देख लीजिएगा। उसके बाद हम अपने बातों से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। ज्यादा देरी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लगातार कंटिन्यू आपकी क्लास देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, वर्ड की हिंदी की शुरुआत किससे होती है? ध्वनि से होती है। तो ध्वनि के किस भाग से होती है? तो वर्ण से होती है। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि किसे कहते हैं। हमने लिखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ऐसी ध्वनि मुख से जो निकले वो सार्थक हो, ठीक है, वही वर्ण है। ऐसा नहीं कि मुख से निकाल दो तो वह भी वर्ण हो गया। मुख से ऐसा शब्द निकालिए जो सार्थक हो, वही वर्ण होता है। अब मुख से कू कर दो तो वर्ण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसी वजह से कहा गया है कि अभिव्यक्ति की जो न्यूनतम इकाई होती है क्या होती है? ध्वनि होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। आप लोग समझ चुके होंगे कि ध्वनि किसे, वर्ड किसे कहते हैं, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, जब आप कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में रहे होंगे, जब हम थे हमें पढ़ाया गया था लघुत्तम ध्वनि संकेत को वर्ड या अक्षर कहते हैं। हमने बहुत रटा था इसे, इसकी वजह से हमने कई बार डंडा भी पाया था इसी मतलब कि इसी सेंटेंस को रटने के लिए। और आज जो है आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि जो भी निकल जाए लेकिन वह सार्थक हो, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमने समझ लिया कि वर्ण किसे कहते हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं कि जब हम व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो व्याकरण की शुरुआत में वर्णमाला। सबसे पहले आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। तो आइए समझते हैं हिंदी में वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिएगा, इसी जो वर्ड होते हैं, जो ध्वनियों का सार्थक समूह होता है, इसी के जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, यही मेन पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। अगर आपसे कहा जाए वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है, 52 होती है, 52 होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आते हैं कि हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, तो भैया मूल संख्या में 44 लगाइएगा। क्या लगाइएगा? 44 लगाइएगा। कुल संख्या 52 होती है, वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है? 44 होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। अब आपने समझ लिया कि वर्ण की वर्णमाला क्या होता है। अब वर्णमाला को कितने तरीके से बांटा गया है, अब वर्णमाला का प्रकार बताया गया है। ठीक है, तो वर्णमाला को जो है 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। कितने आधार पर? 3 आधारों पर वर्णमाला का विभाजन किया गया है। कितने आधार पर? 3 आधार पर। ध्यान रखिएगा, वर्णमाला का विभाजन 3 आधार पर किया गया है। पहला आधार है उच्चारण के स्थान पर। हम सबसे ज्यादा यही पढ़ते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्णों का जो हम लोग विभेद करते हैं, स्वर और व्यंजन, यही सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं और आगे का सब चीज छोड़ देते हैं, लेकिन उसे भी हमें पढ़ना है। उच्चारण के आधार पर करते हैं। उसके बाद वायु के संवेग के आधार पर करते हैं। जैसे यहां पे क्या होता है? वायु संवेग में अल्प प्राण और महाप्राण होता है। यहां पर क्या होता है? स्वर और व्यंजन होता है। उसके जो तारत्व के आधार पर होता है, यहां पर जो अघोष और सघोष होता है। तारत्व का मतलब होता है कंपन,
बीच बीच में वीडियो कट रही होगी, इसका मतलब है हमें जो है बोलने पर खांसी आ रही है, तो इस वीडियो को यहां पर कट किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कहीं गायब हो जाते हैं, ठीक। तारत या कंपन के आधार पर इन्हीं 3 आधारों पर वर्णमाला का विभाजन किया गया है। समझ में आया? अब पहली हेडिंग डालिए, जब वर्णों का उच्चारण के आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे स्वर और व्यंजन को समझ लीजिए, जहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। यहां पे दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से, हम आशा करते हैं बेहतरीन आपको विजुअलिटी जा रही होगी, ठीक है। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सा? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। बचपन से लेकर के जब छोट के रहे होंगे तभी से लेकर के आज तक आप यही पढ़ रहे हैं, स्वर और व्यंजन। पहले जाते हैं छोटा बड़ा है, क ख ग घ ज्ञ तक पढ़ाया जाता है, ठीक। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आइए समझते हैं स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, जहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भरपूर पूछा जाता है, भरपूर एकदम दिल खोल के पूछा जाता है, और यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वही आपकी कंफ्यूजन दूर करना है। स्वर किसे कहते हैं? सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिन वर्णों का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में हमें किसी का सहयोग नहीं लेना पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर लेते हैं, अर्थात किसी का सहयोग नहीं लेते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या 11 होती है, ध्यान रखिएगा। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। जब आ से लेकर के कहां तक होता है यह भी मैंने लिखा है, आ ई उ री ए ओ औ ए, क्या होते हैं? 11 ही स्वर होते हैं। जो अंक और अह होता है वो क्या होता है? अंक को अनुसार कहते हैं, अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, और इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अभी हम बताते हैं अयोगवाह क्यों कहा जाता है, आप लोग कई नए शब्द सुनेंगे, अभी बताते हैं। लेकिन यहां पे जानिएगा, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है वो स्वर कहलाते हैं, और स्वरों की संख्या 11 होती है, आ से लेकर के औ तक। इसके अतिरिक्त अंक और क्या स्वर नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्वर के भेद कितने होते हैं? अब हमने जाना कि उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, लेकिन स्वर भी कई प्रकार के होते हैं, अब ये भी पढ़ना है। स्वर के भेद कितने होते हैं? तो भैया स्वर के भेद जो है कितने होते हैं? 4 होते हैं, ध्यान रखिए। कितने स्वर होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कोई बड़ी परीक्षा का एग्जाम हो और उसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगाइएगा कि स्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं। अगर 4 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप 3 लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन 4 ही अधिकांशतः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो 4 जरूर लगाइएगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। अब बहुत पहले से हम लोग पढ़े हैं, लेकिन एक बार ओवरऑल समझ लीजिए। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अति कम समय लगता है, अति कम समय। ऐसे स्वर जिनके बोलने में, जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व माने छोटा होता ही है, छोटा स्वर। ये कितने होते हैं? कौन कौन से? 4। आ ई उ री, यही क्या होते हैं? आ ई उ री को जो है हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इन्हीं को हम मूल स्वर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मूल स्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भैया 4 होती है। कितनी होती है? 4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, आ ई उ री। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती, तब भी उत्तर 4 होगा, आ ई उ री, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आ को क्या कहते हैं? आ को हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण कहते हैं। अब इस शहीद वर्ण आ को क्यों कहा जाता है, अब इसे समझने का प्रयास करिए। आ को हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि आ जो है सबके साथ घसीटता हुआ जाता है, बिना आ के किसी का उच्चारण ही हम नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आ को सबके साथ घसीटा जाता है, और जब कोई व्यक्ति सबके साथ घसीटा जा रहा हो तो पक्का वह शहीद ही हो जाएगा। मान के चलिए, अगर आप ही घर के मुखिया हैं, कोई अच्छी बात होती है तो आपको उसका जो मतलब कि एक तरीके से आप घर के मुखिया हैं, कोई बड़ा काम हो गया घर पे तो उसका जो मतलब कि आधार हो गया दूसरे पर चला गया, और कोई गलत काम हो गया सीधे सीधे भैया मालिक आपे हो, आपे जानते हो। अगर बढ़िया काम हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे की, अगर खराब काम हो गया तो मालिक तू ही है, तू ही जाना, ठीक। ऐसा होता आ के साथ।
आ सबके साथ घसीटा जाता है, इसी वजह से आ को शहीद वर्ड की संज्ञा देते हैं। हम अपने आम बोलचाल की भाषा में, हम अपनी पर्सनल बात करें, ज्यादातर शहीद का इस्तेमाल करते हैं। भैया शहीद हो जाओगे, शहीद का मतलब यही है, सबके साथ घसीटोगे तो शहीद हो जाएगा, इसी वजह से आ को शहीद वर्ड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व के बाद दीर्घ, ह्रस्व के बाद दीर्घ, ह्रस्व की तुलना में दुगुना समय लग जाए तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व की तुलना में दुगुना समय लग जाए, कौन कौन सा होता है, यहां पर मैंने लिखा है, 2 गुना समय लग जाता है। आ ई उ, आ का आ, ई का ई, उ का उ, बस। अब री का बड़ी री नहीं लिखेंगे, ये पहले होता था लेकिन अब हिंदी वर्णमाला में इसका प्रयोग नहीं होता है। आ ई उ। एक मात्रो भ्रवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घुच्यते त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ऐसे जो है संस्कृत में श्लोक भी दिए गए हैं, लेकिन अब संस्कृत का श्लोक आपके सामने हम डिस्कस करने लगेंगे तो आपके दिमाग से गायब होगा। ठीक है, एक मात्रो भ्रवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घुच्यते, अर्थात जब कम समय लगेगा तो ह्रस्व कहलाएगा, जब दुगुना समय लगेगा तो क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा, और जब तिगुना समय लग जाएगा तो प्लुत कहलाएगा। तिगुना समय, तिगुना का मतलब यहां पे मैंने लिखा गुणा 3 समय लग जाए ह्रस्व की तुलना में, तब उसे कहते हैं प्लुत स्वर। अब जैसे आप बोलेंगे ओम, जब ओम आप कहेंगे तो ओम शब्द को बोलने में आ की तुलना में 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है, इसी वजह से इसे प्लुत स्वर कहते हैं। समझ गए होंगे आप। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। इस संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर उसे कहते हैं, ये जो शब्द लिखे गए हैं ए ऐ ओ औ, ये जो है संयुक्त स्वर है, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है, वो कैसे हुई है, 2 स्वरों के मेल से हुई है। कैसे हुई है, 2 स्वरों के मेल से उनकी उत्पत्ति हुई है। अब आइए आगे जानते हैं व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं। आर स्वर और व्यंजन भी खत्म कर देते हैं और कोशिश करेंगे अल्प प्राण, महाप्राण। आपने देखा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला की शुरुआत आपने देखा। अभी मैंने संयुक्त स्वर कैसे कैसे बनते हैं उसे नहीं बताया, आप देख लीजिए। जो संयुक्त स्वर है ए ऐ ओ औ, कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आता है और इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन लोगों को होता है, बनते कैसे हैं। देखिए, जो ए होता है, ए आ और ई के मेल से बनता है ए, लेकिन जो ऐ होता है, ध्यान रखिएगा, जो ऐ होता है यहां पर बड़ी ई या बड़ा, कुछ लोग कहते हैं ऐ का निर्माण बड़ा आ और बड़ी ई के मेल से होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उन्हें जो है नॉलेज नहीं है, उन्हें कम जानकारी है, इसे थोड़ा सा वो लोग भी सुधार करेंगे। जो ऐ होता है ए आ या आ के मेल से, और इसमें ए या ऐ लगाते हैं तब जाकर के ऐ का निर्माण होता है। बड़ा ई लगाने से इसका निर्माण नहीं होता है। ओ का निर्माण तो आ या आ के साथ उ या उ लगा देंगे तो ओ का निर्माण हो जाएगा, लेकिन औ का निर्माण तभी होगा जब हम आ या आ के बाद ओ या औ लगाएंगे, तभी जाकर के औ का निर्माण होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि संयुक्त स्वर के बारे में आपने जानकारी ले लिया होगा और आसानी से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, इत्मीनान से समझिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो कुल संख्या होती है 39 होती है। कितनी होती है, कुल संख्या 39। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। मूल संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है कुल। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या 39 होती है, लेकिन मूल संख्या 33 होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो मूल संख्या 33 होती है और टोटल संख्या 39 होती है। ठीक है, व्यंजन के प्रकार पर सीधे आ जाते हैं कि व्यंजन, अभी तो मैंने जान लिया कि व्यंजन क्या होता है। ठीक है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। देखिए का लिखा गया है ना, तका के नीचे हलंत है, इसका कोई प्रयोग नहीं है। जब इसके साथ छोटा आ लगा देंगे, ह्रस्व आ लगा देंगे, तब इसे का पढ़ते हैं। ठीक है, यही है व्यंजन, इसे ही स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं समझिएगा। व्यंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं कुछ और बताऊंगा, उसे भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला व्यंजन स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन। अब समझने का प्रयास करिएगा, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और क्या है, संयुक्त व्यंजन होता क्या है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है स्पर्श व्यंजन। मैंने परिभाषा नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लीजिएगा, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे जीभ के द्वारा हमारे मुख के कई भागों को, जैसे कंठ हुआ, मूर्धा हुआ, तालु हुआ, स्पर्श होते हैं, क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, क,
च ट त प। ये जो स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ड है इसे हम वर्ग के नाम से जान देते हैं। क्या क्या कहते हैं? वर्ग के नाम से जानते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इसमें क्या क्या होता है? पांच पांच व्यंजन होते हैं। क वर्ग में क ख ग घ ङ, ये पांच व्यंजन हो गए। च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये व्यंजन होते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। कितनी हो गई? 25 हो गई। आपको एक जानकारी और दे देता हूं, हालांकि उतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्पर्श स्वरों की संख्या कितनी होती है। आपसे अगर स्पर्श व्यंजन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आसानी से आप जवाब दे दीजिएगा 25 होता है। कितना होता है भैया? 25 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा, लोअर पीसीएस के मेंस में पूछा गया था कभी कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या, क्या कहा गया? मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपसे पूछ लिया गया, मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तब इसका उत्तर 25 से घट करके कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। 25 से घट के कितना हो जाता है? 16। अब कौन से 9 वर्ड कट जाते हैं? ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ए वाला वर्ड कट जाता है, अंतिम वाला जो न है, ञ है, ड़ है, न है, म है, ये जो है कट जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है। क्योंकि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ड को हम क्या कहते हैं? नासिक्य कहते हैं। इसी वजह से इसे काट दिया जाता है। क्या कहा जाता है? नासिक्य कहते हैं, इसे काट देते हैं। ठीक है, नासिक्य व्यंजन को काट देते हैं और पा वाले पूरे इस वर्ड को, पा वाले पूरे इस सेक्टर को काट देते हैं। 5 यहां से, 1 2 3 4 5 यहां से, 6 7 8 9 इसे, मतलब पा फ ब भ म ञ ङ ड़ न इसे मतलब इन नवों को काट देते हैं और 25 में से 9 को जब आप घटा देंगे तो मूल स्पर्श स्वरों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या आ जाएगी 16। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु अंदर जाती है। क्या होता है? वायु अंदर जाती है। जब कहेंगे या कहेंगे तो वायु अंदर जाएगी, वह अंदर जाती है वायु। तो अंतस्थ मतलब अंदर, अंतस्थ मतलब अंदर। ठीक है, तो य र ल व ये जो चारों व्यंजन होते हैं क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ के बाद क्या होता है? अब जब सांस को आपने अंदर ले लिया, जब सांस को आपने अंदर ले लिया तो सांस को बाहर भी निकालना है, तो बाहर निकाल दीजिए, उसे ही उसमें व्यंजन कहते हैं। एक बार जब आप जो है सांस को अंदर लेते हैं तो ठंडी वायु अंदर लेते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो गर्म वायु बाहर निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसे तो आप जानते होंगे, इसे कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। गर्म गर्म वायु के साथ जब हम व्यंजन को फेंक देते हैं वही ऊष्म व्यंजन होता है। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। स है, जब हम स बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। समझ गए होंगे? ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब आगे ऊष्म व्यंजन हो गया। अब हम सांस ले लिए और निकाल दिए, अंदर कर लिए, ऊष्म कर दिए। अब क्या होगा? अब कुछ होते हैं संयुक्त। अब इसमें देख लीजिए, 25 हो गया, 4 हो गया, 25 4 29, 29 4 33, यही मूल स्वर है, यही मूल व्यंजन है 33। अब लेकिन जो नीचे पढ़ रहे हैं ये मूल व्यंजन नहीं है, लेकिन इन्हें व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इसी वजह से कहा जाता है कुल व्यंजनों की संख्या 39, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। जो संयुक्त है ये तो भाई संयुक्त नाम से ही है कि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। किससे बने हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। पता है कैसे बने हैं? देखिएगा, ये जो छत्री वाला छ है, छत्री वाला छ है, किससे मिलकर बना है? का धन सा के मेल से बना है। का और पेटफरुआ सा, खटकोण वाला सा, ध्यान रखिएगा, ये मूर्धा सा बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थल मूर्धा है। का और पेटफरुआ सा, जब हम छोटे थे तो पेटफरुआ बोल देते थे। ठीक है, तो का और पेटफरुआ सा से मिलकर के छत्री वाला छा बना है। ध्यान रखिएगा, उत्तर क्वेश्चन आता है। त्र किससे बना है? ता और रा के मेल से, ता और रा के मेल से त्रा बना है। ज्ञा किससे बना है? भैया जा और या के मेल से। किससे? जा और या, जा से जहाज, या माने कुछ न, ओकरे मेल से का बना बा? ज्ञा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्रा है एक किससे बना है? बड़ा सा, ध्यान रखिएगा, बड़ा सा शलजम वाला सा और रा के मेल से स्रा बना है।
उम्मीद है कि संयुक्त स्वर भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आता है कि छतरी वाले छ का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से होता है? तो का और पेटफरुआ सा के मेल से छतरी वाले छ का निर्माण होता है। त्र का निर्माण ता और र के मेल से होता है। उसके बाद ज्ञा का निर्माण ज और या के मेल से होता है। उसके बाद स्र का निर्माण सलजम वाले सा और र के मेल से होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श होता है, अंतस्थ होता है, उसमें व्यंजन होता है और संयुक्त व्यंजन होता है। लेकिन एक व्यंजन और आप याद रखिएगा, क्योंकि यह भी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, वो होता है द्विगुण व्यंजन। इसी द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं और इसी उत्क्षिप्त व्यंजन को आगत व्यंजन कहते हैं और इसी आगत व्यंजन को निर्मित व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं भैया। वो होता है ड और ढ के नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो इसी ही कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, जैसे आपने लिखा कोई वस्तु पड़ी हुई है, तो ऐसे लिखेंगे ना। तो अगर हिंदी वर्णमाला में इस शब्द को नहीं लाया जाता तो पड़ी हम कैसे लिख पाते? ठीक है, तो इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और ये कहां से आया है मैं आपको बता दूं, ये जो है तुर्की भाषा से आया है। कहां से आया है? तुर्की भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्वर और व्यंजन को आपने समझ लिया होगा। स्वर और व्यंजन होते क्या है? अभी आपने समझा कि वर्णमाला को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन के आधार पर। अभी आप समझ लीजिए तारत्व के आधार पर, उसके बाद आप समझ लीजिए कंपन। 2-3 आगे स्वर और व्यंजन में हमने छोड़ा था, आप उसे देख लीजिए। जो रह गया था, मैं लिख नहीं पाया था, रह गया था, उसे आप देख लीजिए। जैसे स्वर में एक चीज मैं आपको बताना छोड़ गया था, अंक और अह चर्चा किया था लेकिन मैंने बताया नहीं। अंक को क्या कहा जाता है? इन्हें जो है अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है। और अह को जो है विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अह को क्या कहा जाता है? विसर्ग। और इन्हें जो है संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्यों? क्योंकि यह जो है ना तो स्वर हैं, ना तो स्वर हैं, ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, और ना ही व्यंजन है। अंक और अ जो है ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इनका निर्माण जो है स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से होता है। जैसे अगर अंक का निर्माण देखा जाए तो किससे होता है? अ और ङ के मेल से होता है। ठीक है, अ और ङ के मेल से अंक का निर्माण होता है। अह की बात की जाए तो अ और ह के मेल से होता है। ठीक है, तो इनका जो निर्माण होता है स्वर व्यंजन दोनों चीजें मिल जाती हैं, इसी वजह से इन्हें जो है अयोगवाह कहा जाता है। और ये जो होता है ना, एक न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। समझ में आया? ठीक, अब आगे बात करते हैं। इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें जो है नपुंसक स्वर भी कह देते हैं। नपुंसक स्वर, ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछा जा सकता है नपुंसक स्वर किसे कहते हैं? अंक और अह को नपुंसक स्वर भी बोल देते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, या और वह को जो है, या और वह को अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसका भी जानिएगा। जैसे हमने कहा भैया लिख दीजिए गई, गई, तो आप इसी तरीके से गई लिख देंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए तो भैया एक तरीके से और गई लिख दीजिए, तो आप ऐसे भी गई लिख देते हैं। ठीक है, अर्थात या के स्थान पर हम इस ई का प्रयोग कर दिए हैं, या के स्थान पर इस बड़ी ई का प्रयोग कर दिए हैं। इस वजह से हम इसे क्या कह देते हैं? अर्धस्वर कह देते हैं, क्योंकि व्यंजन के स्थान पर हम स्वर का प्रयोग कर ले रहे हैं, अर्थात आधा स्वर है आधा व्यंजन है। ठीक है, अब जैसे हमने कह दिया गऊ लिख दीजिए, गऊ, गऊ, गऊ माता, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब ऐसे भी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे ग, वहां पे छोटा उक मात्रा, तो कौन गलत काटेगा? यह भी तो गऊ है और यह भी गऊ है, तो उक, इस व के स्थान पर इस उ का प्रयोग कर दिया गया। इसी वजह से या और व को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर बोल दिया जाता है। ठीक है, संस्कृत में तो चारों को अर्धस्वर बोल दिया जाता है, या व र चारों को। लेकिन हिंदी में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो या और व को जो है अर्धस्वर बोला जाता है। अब आगे हम जो है तारत्व के आधार पर स्वर वर्णमाला को पढ़ाएंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो जाएगी तारत्व के आधार पर बता देंगे, और एक बता देंगे क्या कहा जाता है उसे बताते हैं। एक होता है तारत्व के आधार पर और एक होता है वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग, अल्प प्राण महाप्राण आ रहा था लेकिन वायु संवेग मुख से नहीं निकल रहा था। वायु संवेग के आधार पर बता देंगे। वायु संवेग के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण होता है, तारत्व के आधार पर अघोष सघोष होता है। बिल्कुल आसान होता है, मात्र 10 मिनट की वीडियो में आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आसानी से जाइएगा परीक्षा हाल में, फाड़ के पेपर को चले आइएगा, सुलगा दीजिएगा पेपर को अब की बार। ठीक है, सुलगाना है पेपर को, नौकरी तो आनी आनी है चाहे जो हो जाए। ठीक है, जितनी मेहनत हो सकती है आप उतनी कर दीजिए, क्योंकि किंतु परंतु काश अगर जिंदगी में रह गया तो बच्चा काश 40 साल के बाद इतनी अच्छी तरीके से सर पे बैठ जाएगा ना, कुछ कहने की बात ही नहीं होगी। तब शादी होने के बाद वो समस्या आएगी ना,
बात ही नहीं, कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं कि क्या समस्या आपके सामने आएगी, नौकरी ना हो और शादी हो जाए, बहुते बड़ी विपत आ जाती है। तो कोशिश करिए कि शादी से पहले बेहतरीन नौकरी मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।